हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जो कि प्रीलिम 2021 के लिए पूरी तरह से ओरिएंटेड है। इसमें ये हमारा आज डे 12 है। आज हम इसमें अपने टॉपिक नंबर 221 से लेकर 240 तक के टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज का डे 12 है, जिसमें आज हमें टॉपिक 221 से लेके 240 तक के टॉपिक को कवर करना है। ऑलरेडी हमने 220 तक के टॉपिक को कवर कर लिया है। उम्मीद है कि आपने उन सभी पार्ट्स को हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर देखा होगा। तो हम अपने आज के टॉपिक को शुरू करें, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आज हम अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात हम ये पढ़ेंगे कि आखिरकार हमारी जो गंगा है उसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी हैं, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी कौन सी हैं, कृष्णा या गोदावरी या कावेरी की ट्रिब्यूटरी कौन सी हैं। इन सारे टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप में से जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हमने आपकी तैयारी को हर हाल में कंप्लीट कराने के लिए लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जो कि अभी 221 और 2022 वालों के लिए, अच्छा मैंने 221 बोला, सॉरी, 2021 और 2022 के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए ओरिएंटेड है। हालांकि हम 19 नवंबर से लेट्स क्रैक 2.0 की सीरीज फिर से शुरू करेंगे, जो 2022 और 2023 वालों के लिए, अर्थात 2022 और 2023 वालों के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। तो आप में से जो बच्चे अभी देना चाहते हैं वो भी इसको देख सकते हैं, ताकि उस समय आपको ज़्यादा रिवाइज करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। क्लियर। साथ ही आप में से जो बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम कई सारी बुक, कई प्रकार के पीडीएफ और नित्य आपको 80 से भी ज़्यादा एमसीक्यू प्रोवाइड कराते हैं। काफ़ी सारी मैप की सीरीज़, इंपॉर्टेंट बॉडी की सीरीज़ जो यहाँ पे कॉपीराइट हो सकती है, वो वहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो उम्मीद है कि आप में से कई सारे बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ गए होंगे। साथ ही आप इसके प्रोमो वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे आप ये समझ जाएंगे कि आखिरकार इन 10 सब सीरीज़ का मतलब क्या है और इनके अंतर्गत हम आपको क्या से क्या चीज़ें कवर कराते हैं। क्लियर। तो अब हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की हमारी क्लास वास्तव में ज्योग्राफी पे ओरिएंटेड है, जिसमें हम देखेंगे कि अपवाह तंत्र क्या होता है। अपवाह का मतलब होता है प्रवाहित होना, प्रवाहित का मतलब होता है जल का प्रवाह। अर्थात अपवाह तंत्र का एक तरीके से सामान्य सा मतलब हुआ कि जल के प्रवाह के तंत्र को कहना, अर्थात नदियों के प्रवाह तंत्र को कहना। क्लियर। अब बात आती है कि आखिरकार अपवाह तंत्र कितने टाइप का होता है और भारत में कौन कौन सा अपवाह तंत्र है। तो ये बेसिक फीचर हैं, आपको बस पढ़ने हैं, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्लियर। बेसिक फीचर का मतलब क्या? कई बार यूपीएससी आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लेती है कि कौन सी नदियाँ भ्रंश घाटी में बहती हैं, कौन सी नदियाँ पूर्ववर्ती हैं, या कौन सी नदियाँ अंतःबह प्रणाली को फॉलो करती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, तो आप बेसिक देख लें, उन नदियों के नाम देख लें। बाकी परिभाषा आपसे नहीं पूछेगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। मेंस में भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्लियर। तो देख लेते हैं, अंतःबहाव वाली तंत्र का मतलब क्या है। जब नदियों के उद्गम एवं अंत बिंदु दोनों ही महाद्वीपों पर स्थित हों, उन्हें हम कहते हैं कि वो नदियाँ अंतःबहाव प्रणाली तंत्र को फॉलो करती हैं। जैसे राजस्थान में बहने वाली नदी लूनी और घग्गर। क्लियर। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। अब दूसरा आता है हमारा पूर्ववर्ती नदी। पूर्ववर्ती नदी क्या होती है? वे नदियाँ जिनका निर्माण किसी पर्वत या निर्माण वाले क्षेत्र में पर्वत निर्माण के पूर्व से ही विद्यमान है। ये नदियाँ पर्वत उत्थान के दौरान भी लगातार अपने आधार को काटती रहती हैं, जिसमें इनके दोनों ओर गहरी खाई बन जाती है। भारत में 6 नदियाँ हैं जो पूर्ववर्ती हैं: सिंधु, सतलज, अलकनंदा, ब्रह्मपुत्र, गंडक, कोसी। क्लियर। अब आपको लग रहा होगा सर इसका क्या मतलब है। इसका देखो सामान्य सा मतलब ये है कि पहले क्या था कि नदियाँ अपने आप में ऐसे प्रवाहित होती थीं। क्लियर। अब क्या हुआ आगे चलकर कि यहाँ पे कई सारे पर्वतों का निर्माण हो गया। जब यहाँ पे कई सारे पर्वतों और पठारों का निर्माण हो गया, तो नदियों का जो उद्गम स्थल था वो छिप गया। क्लियर।
अब पर्वतों का निर्माण क्यों हुआ, तो आपको अच्छे से पता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आती है, जिसके अंतर्गत कहा जाता है कि भारत में जो पर्वतों का निर्माण हुआ है हिमालय का, वो वलित पर्वत है, मतलब फोल्डिंग माउंटेन्स है। फोल्डिंग माउंटेन्स का मतलब क्या है कि ऐसे दो परतें थीं, ठीक है, ऐसे ये दो परतें आपस में एक दूसरे से टकराई, ये इधर से आई और ये इधर से, तो ऊपर को ऐसे उठ गए, क्लियर, ये फोल्डेड माउंटेन्स होते हैं। और ऐसे ही ये ऊपर उठते चले गए, तो पूरा का पूरा जो उत्तर भारत है, आप ऐसे देखिए, ये जो पूरा का पूरा उत्तर भारत है ये फोल्डिंग माउंटेन को फॉलो करता है, क्लियर। तो अब क्या हुआ कि जब यहाँ पे पूरे के पूरे पहाड़ और पठार उभर कर आ गए, तो नदियाँ तो थी ही ऑलरेडी नीचे से उनके स्रोत, तो स्रोतों को रोका तो जा नहीं सकता। जैसे आप हमेशा एक लाइन पढ़ते हो ना, क्या किसी ने बहती नदियों को कोई रोक पाया है, तो नहीं रोक पाया। तो वही चीज़ है यहाँ पे, क्लियर, कि नदियाँ बह रही थी। अब जब वो बहने के लिए उनको मार्ग चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, उन पहाड़ों और पठारों को काटना शुरू कर दिया। अब जब उन पहाड़ों पठारों को काटने लगी, तो कई प्रकार की आकृतियाँ बनने लगीं। उन आकृतियों में आप कभी गार्ज सुनते हो, कभी झरना सुनते हो, कभी फव्वारे सुनते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें इस पे आती हैं। हालांकि हमें ये चीज़ें कुछ पढ़ना नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे सिंपल सा एक ही क्वेश्चन पूछेगा, वो ये कि कौन कौन सी पूर्ववर्ती नदियां हैं। सिंधु है क्या, ब्रह्मपुत्र है क्या, गंडक है क्या, सतलज है, अलकनंदा है या कोसी है। तो आप बता देंगे साहब ये 6 की 6 पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, क्लियर। बाकी आपको इसमें डेप्थ में कुछ नहीं पढ़ना है। फिर क्या है कि भ्रंश घाटी, मतलब भूमि के त्वरित उत्थान अथवा पतन से भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। निम्नलिखित नदियां भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं, जैसे नर्मदा, तापी, दामोदर, सोन, वर्धा, महानदी और गोदावरी। यूपीएससी में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और हमने अपनी टेस्ट सीरीज में भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा है, और हमने वहाँ पे दिया था नर्मदा, तापी और सोन को। कई बच्चों ने नर्मदा और सोन को तो किया बट तापी को नहीं किया, कई बच्चों ने नर्मदा और सोन को किया बट तापी को नहीं किया। तो आपको पता होना चाहिए ये सारी नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि भ्रंश घाटी क्या होती है, ठीक है। तो देखो, जो चीज़ नहीं पूछना है उस पर टाइम आप क्यों इन्वेस्ट करते हो। कई बार जैसे मैं देखता हूँ बच्चों को कि वो क्या चाहते हैं कि सब कुछ वो पढ़ लें, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब सब कुछ नहीं पूछा जाएगा तो हम उस पर इतनी मेहनत क्यों करें। हम केवल इतना ही क्यों नहीं पढ़ लेते कि अच्छा ये नदियाँ भ्रंश घाटी की हैं और वो 6 नदियाँ हमारी पूर्ववर्ती हैं और 2 नदियाँ हमारी जो हैं वो अंतर्वाह वाली हैं, बस इससे ज़्यादा हमें कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप पढ़िए, स्मार्ट स्टडी जिसको बोलते हैं। कई बार बच्चे पूछते हैं कि स्मार्ट स्टडी क्या होती है और हार्ड वर्क क्या होता है, तो यही डिफरेंस होता है, ठीक है। चलिए, अब बात आती है नदी तंत्र की। तो हमारे यहाँ 2 नदी तंत्र हैं, एक तो है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र और दूसरा है हिमालयन, मतलब हिमालयन और प्रायद्वीपीय। तो पहले हम आपको मोटे तौर पर दिखा देते हैं। तो आप ऐसे देखिए, जैसे देख रहे ये नदी तंत्र है, ये है हमारा ऊपर हिमालयन नदी तंत्र, जिसमें सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, और गंगा है। यहाँ पे है हमारा क्या, प्रायद्वीपीय, जिसमें कृष्णा है, गोदावरी है और कावेरी है, क्लियर। तो ये आप देख सकते हैं, बाकी हम आपको अपने मैप में भी दिखाएंगे। तो हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे, सिंधु को पढ़ेंगे, गंगा को पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र को पढ़ेंगे, गोदावरी को, कृष्णा को, कावेरी को। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता दूँ, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सब कुछ इम्पोर्टेंट है, तो सब कुछ नहीं इम्पोर्टेंट है। आपको इसमें गोदावरी की ट्रिब्यूटरी याद रखनी है, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी याद रखनी है और कावेरी की, मतलब इन तीनों नदियों की सहायक नदियाँ कौन हैं, इस पर मोस्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर पे आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और सिर्फ ट्रिब्यूटरी पे ही पूछता है और आपसे कहीं क्वेश्चन नहीं पूछता है। गंगा पे क्वेश्चन डेप्थ में पूछेगा कि बाएं तरफ से कौन सी सहायक है, दाएं तरफ से कौन सहायक है, इसमें नहीं पूछेगा बाएं और दाएं, लेकिन गंगा पे आपसे बाएं और दाएं दोनों पे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो उसको आपको वैसे पढ़ना है। अभी हम आपको फिगर दिखाएंगे, हमने काफ़ी अच्छे डायग्राम बनाए हैं, आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं। और सिंधु में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, देखो सिंध एक अलग नदी है और ये सिंधु अलग है, ठीक है।
तो सिंध जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है और ये सिंधु अलग नदी है, ठीक है। तो इस सिंधु की ट्रिब्यूटरी पे भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्लियर। तो इनको हम सबको डेप्थ में पढ़ लेंगे, सबके फिगर देख लेंगे और अपने आप हमारा ये आज का पूरा टॉपिक 221 से लेके 240 तक का कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या ये कह रहा है। हिमालय से निकलने वाली नदियां अधिकांशतः पूर्वगामी अपवाह हैं। आपने पहले ही पढ़ लिया है कि पूर्ववर्ती नदियां क्या होती हैं, क्योंकि नेपाल की अरुण नदी व भारत की सिंधु, ब्रह्मपुत्र, कोसी, सतलज व तीस्ता नदियां हिमालय के निर्माण से पूर्व भी उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती थीं। कहने का मतलब हमने अभी जो आपको बताया कि हिमालय पर्वत के निर्माण का, यानी कि वलित पर्वतों के निर्माण से पहले भी ये नदियां भारत में प्रवाहित होती थीं, क्लियर। अब ये नदियां अगर भारत में प्रवाहित होती थीं तो पहाड़ों की वजह से वो थोड़े दिनों के लिए रुकी, बट उनका प्रवाह बना रहा, क्लियर। तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात है, हिमालय के निर्माण के पश्चात भी कोई बात नहीं, वही बातें दे रहा है। वहाँ नदियों की तंग घाटियाँ बहुत ही गहरी व तीव्र ढाल वाली हैं। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पर जो नदियों की घाटियाँ हैं बहुत ही गहरी हैं, तीव्र ढाल वाली हैं। क्या प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की बात कर रहा है या हिमालय नदी तंत्र की? तो आप बताएंगे प्रायद्वीप की, क्लियर। मुख्य नदियों में सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र सम्मिलित हैं। अधिकांश नदियाँ सततवाही हैं। कई बार यूपीएससी क्वेश्चन आपसे अंतर करने को पूछता है कि प्रायद्वीपीय नदियाँ और हिमालय नदियों में डिफरेंस बताइए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हिमालय की जो नदियाँ हैं वो सततवाही हैं, क्लियर, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ सततवाहिनी नहीं हैं, एक दो को छोड़कर, जिन्हें मानसून के मौसम में वर्षा व ग्रीष्म ऋतु में हिमद्रवण से जल प्राप्त होता है। हिमद्रवण का मतलब बर्फ के पिघलने से, ठीक है। पर्वतीय भाग की ये नदियाँ अपनी तरुण अवस्था में, मतलब अभी ये नई हैं, क्लियर। ये बात याद रखना, यूपीएससी कई बार इस पर क्वेश्चन घुमा देता है कि पर्वतीय भाग की जो नदियाँ हैं वो वृद्धावस्था की हैं और जबकि जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ वो तरुण अवस्था की हैं, तो गलत हो जाता है। इनके मार्ग टेढ़े मेढ़े हैं तथा वी आकार की घाटियाँ जलप्रपात और क्षिप्रिकाओं, ये सिपिकाओं नहीं है, यहाँ आएगा क्षिप्रिकाओं, क्लियर, क्षिप्रिकाओं, छा बनेगा यहाँ पे, ये वाला आप ये यहाँ पे, ठीक है, ये कहाँ गया, ये, ठीक है, ये आएगा क्षिप्रिकाओं, ठीक। तो ये क्षिप्रिकाओं है, आदि का निर्माण करती हैं। इस पे आपसे क्वेश्चन पर पूछ सकता है। फिर आता है इसी में, इनके द्वारा प्रचुर मात्रा में अपराधित पदार्थों को ले जाकर मैदानी व डेल्टाई भागों में संग्रहित किया जाता है। मैदानी भागों में इनका मार्ग विसर्पिल व बदलते रहते हैं। विसर्पिल का मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये होता है विसर्पिकाल, अतः सांप की तरह ऐसे जाना, ठीक है, जिससे भयंकर बाढ़ आती है। इनकी घाटियाँ चौड़ी व सपाट होती हैं, जिसमें गोखुर झील, गोखुर झील का मतलब क्या होता है, ऑक्सबो, मतलब ऐसे आप समझो कि ये ऐसे जाती हैं, ठीक। तो जो पैर खुर नहीं होता है गाय का, आप हमेशा देखोगे तो वो खुर कैसा होता है, ऐसा बना होता है, ठीक। तो ऐसा यहाँ पे शेप बन जाता है, जैसे ये है तो यहाँ पे ये इतना आगे बढ़ रही, फिर क्या हुआ, एक समय दोबारा ये नदी इतना बहने लगती है, ठीक। तो यहाँ पे ये जो इतना क्षेत्र है ये ऐसे डिज़ाइन बन जाता है, ये बन जाती है गोखुर झील, क्लियर। तो आप समझ सकते हैं, बाकी आपको इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। प्राकृतिक तटबंध व डेल्टा जैसी निक्षेपणात्मक स्थाकृतियों का विकास हुआ है। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि ये क्या है क्या नहीं, आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। चलिए अब ये हम आपको कुछ नदियाँ दिखाते हैं गंगा अफवाह तंत्र की, ठीक है, और फिर इनके बारे में हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो ये गंगा अफवाह तंत्र है, इसमें उल्टा है, हालांकि हम आपको सीधा करके दिखाते हैं, लेकिन आपके पास जो PDF है आप तो उसको बनाएंगे ही, इसलिए हमने ये सोचा कि आपको चाहे जैसे भी भेज दें, ठीक है। तो ये देखिए, ये गंगा नदी तंत्र है, आपको बस इतना ही याद रखना है। यहाँ पे क्या याद रखना है आपको कि ये गंगा नदी तंत्र है। अब इतने फिगर से ना आप पूरी की पूरी गंगा को समझ सकते हैं। कैसे, देखो, जो गंगा नदी है वो पहाड़ियों से निकलती है, ठीक। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं, क्लियर, ठीक है, तब गंगा बनती है। यानी कि भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से देवप्रयाग में गंगा नदी का उद्गम होता है, ठीक। हरिद्वार में इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। अब गंगा की जो बाईं तरफ की ट्रिब्यूटरी हैं और जो दाईं तरफ की ट्रिब्यूटरी, देखो बायां दायां कैसे गिना जाता है आपको ये भी बता दें।
नदी का जो मुहाना होता है ना, नदी जहाँ गिरती है जाके, तो नदी ऐसे जा रही है, तो इस फिगर को उधर से देखो, ये लेफ्ट हुआ और ये राइट हुआ। क्लियर? तो ये बाईं तरफ की ट्रिब्यूटरी हैं, ये दाईं तरफ की ट्रिब्यूटरी हैं। क्लियर? आपको ऐसे इसको याद रखना है। तो आप कैसे याद रखेंगे कि आपने देखा कि आपसे पूछेगा गंगा की सहायक कौन कौन सी हैं। पहला तो क्वेश्चन यही है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, क्लियर, और ब्रह्मपुत्र। क्लियर? ये इतनी गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं जो बाईं ओर से मिलती हैं। ठीक, दाहिनी ओर से कौन सी ट्रिब्यूटरी है? यमुना है, सोन है। क्लियर? तो आपको ये पता होना चाहिए यमुना और सोन है। क्लियर? फिर क्या है कि गंगा से ही एक ट्रिब्यूटरी अलग हो जाती है, वो बनती है जाती है हुगली रिवर, और हुगली में ही मिलती है जाके दामोदर, जो कि डायमंड हार्बर कहलाता है कोलकाता के पास में। क्लियर? इतनी बातें समझ गए। फरक्का बांध के बाद जो गंगा नदी आगे चलती है बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले, वो ब्रह्मपुत्र कहलाती है। फिर गंगा ब्रह्मपुत्र जब मिल जाती है तो पद्मा कहलाती है, फिर मेघना कहलाती है, और अंत में जाके सुंदरबन के डेल्टा में विलीन हो जाती है। क्लियर? तो आप ऐसे देख सकते हैं कि ये जाके आगे बंगाल की खाड़ी में कैसे गिरती है। ठीक, अब आपको लग रहा होगा सर वैसे दिखा दीजिए 3D मैपिंग, तो आप ऐसे देखिए, ये देखो, ये आप देख रहे हो गंगा है। ठीक है, यहाँ से सारी नदियाँ आके मिलती हैं। ये यहाँ पे अलग अलग वितरिकाओं, इसको वितरिकाएँ बोलते हैं ज्योग्राफी की भाषा में। ये जो धाराएं होती हैं इनको वितरिकाएँ बोलते हैं, अलग अलग वितरिकाओं में बढ़ जाती हैं। ये यमुना है, यमुना की कई सारी ट्रिब्यूटरी मिलती हैं। सोन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये आपकी हुगली रिवर है। क्लियर? तो ये सब अलग अलग रिवर हैं, तो आप देख सकते हैं। समझ गए? बाकी आपको इसमें ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? चलिए अब हम इसका देख लेते हैं कि इसका डिस्क्रिप्शन क्या क्या है। तो आपने ये देख लिया, अब इसको देखते हैं क्या कि इसमें हमारी जो गंगा है, हाँ ठीक है, गंगा नदी, सतलज की सहायक नदी, सिंधु की नहीं, हमें गंगा का पढ़ना है। गंगा का कहाँ पे इसमें दिया है? क्या गंगा का दिया ही नहीं है क्या? यहाँ पे शायद गंगा का दिया ही नहीं है, सिर्फ मैप में ही मैंने बता दिया है, तो इसीलिए हो सकता है इसमें गंगा को मैंने मेंशन ना किया हो। कोई बात नहीं, आपको तो गंगा वैसे भी इतना पता है, ठीक है, और बाकी तो हमने आपको यहाँ पे बता ही दिया मैपिंग के ज़रिए। अब यहाँ पे कुछ और फीचर हैं। सतलज की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं? व्यास व चिनाब है। सिंधु की ट्रिब्यूटरी सतलज, गिलगित, जास्कर और सियाब है। सिंधु जो नदी है वो चिनाब, झेलम व रावी सिंधु नदी तंत्र की पाकिस्तानी नदियाँ, मतलब जो सिंधु समझौता हुआ था ना, सिंधु जल समझौता, उसके अंतर्गत ये डिसाइड हुआ था कि चिनाब, झेलम और रावी का जो पानी है वो पाकिस्तान को प्राप्त होगा, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा इनके जल का 80% उपयोग किया जाता है। और व्यास एवं सतलज जो सिंधु तंत्र की भारतीय नदियां हैं वो भारत के उपयोग में आएंगी। क्लियर? उड़ीसा का शोक कहा जाता है ब्राह्मणी नदी को। अब आता है हमारा अगला, सिंधु अपवाह तंत्र। ये काफ़ी सरल है, इसमें आपको बस एक फार्मूला पता हो, JCRBS। क्लियर? इसका क्या मतलब है? आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु नदी तंत्र में उत्तर से दक्षिण नदियों का क्रम बताइए। ठीक है, तो आप बता सकते हैं सबसे पहले झेलम है, फिर चिनाब है, फिर रावी है, फिर व्यास है और फिर सतलज है। क्लियर? तो आपको ये पता होना चाहिए। और एक और खूबसूरत बात क्या कि सिंधु नदी में व्यास डायरेक्ट नहीं मिलती है, व्यास सतलज के साथ जाकर मिलती है। क्लियर? कई बार क्वेश्चन आपसे सिंपल सा पूछा जा सकता है। बंगाल का सुख दामोदर नदी को कहते हैं, जैसे अभी आपने पढ़ा ना उड़ीसा का सुख ब्राह्मणी नदी को, वैसे ही बंगाल का सुख दामोदर नदी को। क्लियर? बाकी आपका ये आता है ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, तो इसको हम दिखा देते हैं। अच्छा ये बात है, मैं वही सोच रहा था कि मैं आपको ये जमुना, पद्मा, मेघना कैसे बताऊंगा, क्योंकि ये हमने ब्रह्मपुत्र में आपको बताया है। ठीक है, तो आप देख लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का अपवाह कैसा है। काफ़ी अच्छा डायग्राम ये बना है, इससे आपको पूरी ब्रह्मपुत्र समझ में आ जाएगी। आपको ये तो पता है ऊपर ब्रह्मपुत्र लिखा है, तो हम इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है इसमें, बिल्कुल सिंपल सा दिया कि ब्रह्मपुत्र का जो ओरिजिन है वो मानसरोवर राक्षसताल से होता है। सांगपोई से वहाँ जाना जाता है। नेपाल में रांगो एक नदी मिलती है। नामचा बरवा पर्वत जो अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ से मूव करती है, और वहीं पे हमें दिहांग, दिबांग और लोहित, ये 3 नदियाँ इसमें मिल जाती हैं। ध्यान देना, दिहांग, दिबांग और लोहित आके इसमें मिल जाती हैं। फिर इसमें कौन सी नदियाँ मिलती हैं? सुबनसिरी, मानस, संकोश, अम्मो और तीस्ता। क्लियर? यूपीएससी ने क्वेश्चन क्या पूछा है कि तीस्ता रिवर डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो आपको अगर यही पता होता तो आपका आंसर आ जाता।
तो अब आप समझ गए कि तीस्ता डायरेक्ट नहीं गिरती, वो ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ठीक, अब जब ब्रह्मपुत्र गंगा से मिलती है, ध्यान देना, ब्रह्मपुत्र जब गंगा से मिलती है तो उत्तरी बांग्लादेश में, यानी कि बांग्लादेश के प्रारंभ में, उसे जमुना कहते हैं। क्लियर? जैसे यूपीएससी में होता है ना, यूपीएससी का एग्ज़ाम शुरू में आप देते हो तो उसको क्या कहते हैं? प्रीलिम कहते हैं। उसी तरीके से जमुना के बाद जब आगे बढ़ती है मध्य बांग्लादेश में तो वही जमुना पद्मा कहलाती है। क्लियर? तो आप इसको एक तरीके से समझ सकते हो, मेंस है। फिर दक्षिण बांग्लादेश में जब आती है, यानी कि बांग्लादेश के नीचे हिस्से में, तो उसी पद्मा को मेघना कहा जाता है। अर्थात गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलन को बांग्लादेश में 3 पार्ट्स में 3 नामों से जाना जाता है। क्लियर? उत्तर में जमुना, मध्य में पद्मा और दक्षिण में मेघना। क्लियर? और फिर वो सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। आपको इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं याद रखना है। आपसे क्वेश्चन इन्हीं ट्रिब्यूटरीज पे पूछेगा कि दिहांग, दिबांग, लोहित, तीस्ता, अम्मो, संकोच, मानस, सुबनसिरी ये किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? तो आप बता सकते हैं कि ये सब की सब ट्रिब्यूटरी किसकी हैं? ब्रह्मपुत्र रिवर की। क्लियर? ऑलरेडी हमने ये सारी पीडीएफ आपकी शेयर कर दी है, तो आप में से जो बच्चों को पीडीएफ ना मिली हो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे नीचे दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं जाके। क्लियर? और अगर वहाँ पे फिर भी आपको ना मिले तो आप हमें वहाँ मैसेज कीजिएगा, हम आपको ये वाली पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, तो आप वही बात है, हमने लिख दिया है कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो नाम से जानते हैं, अरुणाचल में दिहांग व दिबांग नाम से, असम में लोहित व ब्रह्मपुत्र नाम से, उत्तरी बांग्लादेश में जमुना, मध्य में पद्मा, दक्षिण में मेघना। अब आपको क्या करना है? आपके पास केवल यही अगर डायग्राम है तो बाकी को आपको पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, चलिए फिर बात आती है प्रायद्वीपी तंत्र की। हमने गंगा पढ़ लिया, सिंधु पढ़ लिया और ब्रह्मपुत्र पढ़ लिया। अब देखो, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। कई बार बच्चे क्या होते हैं ना कि वो पढ़ते हैं कि किस ग्लेशियर से निकलती है, कौन सा शहर है, कौन सा राज्य है। आपसे नहीं पूछेगा भाई, यूपीएससी है, यूपी पीसीएस या एसएससी का एग्ज़ाम नहीं है। हर एग्ज़ाम का देखो अपना एक लेवल है। आप कभी बैठ कर एक दिन शांति से सोचना कि आखिरकार ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी है, इसको यूपीएससी भी पूछती है, इसको एसएससी भी पूछती है, इसको क्लास 10 में भी पूछा जाता है, 12 में भी पूछा जाता है, स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो फिर यूपीएससी इनसे क्या अलग पूछती होगी? कॉन्सेप्चुअल पूछती है, और वो कॉन्सेप्ट आपको इन्हीं डायग्राम से आएगा। क्लियर? तथ्यों को रट लेने से यूपीएससी नहीं निकलता है, यूपीएससी कॉन्सेप्ट से आता है। ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट हम आपको बता दिए, समझ गए? चलिए अब देख लेते हैं प्रायद्वीपी नदियाँ का। प्रायद्वीपी नदियाँ क्या हैं? प्रायद्वीपी भारत की नदियाँ सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा में और एस्चुरी में क्या डिफरेंस होता है हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है पहले के पार्ट में, फिर भी बता देते हैं कि डेल्टा क्या होता है कि नदियों के द्वारा गाद को या मिट्टी को या छोटे छोटे गोलास्म या पत्थरों को बहाकर किनारे पर लाकर छोड़ देना, वो डेल्टा कहलाता है। ठीक, ये नदियाँ वहाँ से बहती हैं जहाँ पर भूमि काफ़ी नम होती है, यानी कि मिट्टी वाली भूमि होती है, जैसे गंगा का मैदान, गोदावरी का मैदान, कृष्णा का मैदान। ठीक है, एस्चुरी कौन सी बनाती हैं? जो भ्रंश घाटियों में या पहाड़ों के बीच में या पठारों के बीच से होती हुई बहती, जहाँ पर कच्ची भूमि या नम भूमि का कम से कम उपयोग होता है, वो क्या बनाती हैं? वो एस्चुरी बनाती। मतलब वहाँ पे मिट्टी और गाद आपको देखने को नहीं मिलेगी, पानी बिल्कुल साफ देखने को मिलेगा। समझ गए? जैसे नर्मदा और तापी, ये सब एस्चुरी बनाती हैं। क्लियर? चलिए अब देख लेते हैं इसमें कुछ वही फीचर। प्रायद्वीपी भारत में 3 प्रकार के अपवाह तंत्र देखने को मिलते हैं, अनुगामी, परवर्ती और समानांतर। देख लेते हैं क्या है अनुगामी। अधिकांश प्रायद्वीपी नदियाँ धरातली ढाल एवं संरचना के अनुसार बहती हैं, जैसे पेरियार, पेन्नार, साबरमती, जहाँ अरब सागर में गिरती हैं। यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरब सागर में निम्न में से कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, तो अधिकांश बच्चों को तो यही पता है कि नर्मदा और तापी ही गिरती है, बट पेरियार भी गिरती है, पेन्नार भी गिरती है, साबरमती भी गिरती है। ठीक है, और नर्मदा और तापी तो गिरती ही गिरती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे 5 नदियों की जो बात है ये इम्पोर्टेंट है आपको। लेकिन परिभाषा नहीं याद रखनी कि अनुवर्ती और पूर्ववर्ती क्या है। परवर्ती अपवाह क्या है? प्रायद्वीपी पठार के उत्तरी भाग का ढाल उत्तर की ओर होने के कारण
विंध्याचल एवं सतपुड़ा श्रेणी से निकलकर उत्तर की ओर चंबल, केन, सिंध, बेतवा, सोन आदि नदियाँ बहती हैं। ये नदियाँ गंगा व यमुना में मिल जाती हैं। ऑलरेडी हमने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं, दिखा भी दी हैं, तो आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। समानांतर अपवाह क्या है? ये नदियाँ पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की ओर बहने वाली अधिकांश नदियाँ ढाल के अनुरूप बहती हैं। ये समानांतर अपवाह बनाती हैं, जैसे कावेरी हो गई, कृष्णा, गोदावरी और महानदी। क्लियर? इसमें इम्पॉर्टेंट है हमारी गोदावरी, कावेरी और कृष्णा। इन नदियों को देख लेते हैं, इनकी ट्रिब्यूटरीज को देख लेते हैं। यूपीएससी आपसे इनकी ट्रिब्यूटरीज पे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ सकती है और पूछी भी है, और हम बच्चे काफ़ी सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम आपको ट्रिक्स भी बताएंगे कि कैसे आपको इन सबको याद रखना है। ठीक है, तो गोदावरी तंत्र प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी व लंबी नदी है, वह संपूर्ण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये याद रखना, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी व लंबी नदी है। अगर स्टेटमेंट दे दे आपको कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी व लंबी नदी है वर्धा और पेनगंगा इसकी सहायक हैं जो कोयले के लिए महत्वपूर्ण है, निम्न में से कौन सी नदी है? तो आप बता देंगे गोदावरी की बात कर रहा है हमसे। ठीक है, और भारत की दूसरी बड़ी नदी है, पहली कौन सी है? गंगा। ठीक है, वर्धा पेनगंगा की सहायक नदी है। ठीक है, जो कोयले के लिए महत्वपूर्ण है। गोदावरी का जल ग्रहण क्षेत्र महाराष्ट्र में आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, बस इतना पूछेगा कि गोदावरी का अपवाह कहाँ कहाँ पर है। तो महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, आंध्र प्रदेश में है। क्लियर? तो अब आप देख लीजिए गोदावरी रिवर जो है वो कैसी है। ठीक, तो आप ऐसे देखिए, यूपीएससी एक बार आपसे क्वेश्चन क्या पूछी है कि वर्धा क्या इसकी ट्रिब्यूटरी है क्या? तो वर्धा इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये याद रखना। गोदावरी की वर्धा पेनगंगा की ट्रिब्यूटरी है, और पेन और वेन जब पेनगंगा और वर्धा जब मिलती हैं ना आपस में, तो वो वेनगंगा बनाती हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, यूपीएससी आपसे क्वेश्चन घुमा सकती है तो पता हो। तो देख लेते हैं कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं। तो आपको जैसे फिगर में ही दिख रहा है कि एक तो मंजरा है, वेनगंगा है, इंद्रावती है, ठीक है, पूर्णा है, क्लियर, सावेरी है, सिलेरू है, क्लियर। फिर आपका यहाँ पे क्या है, और आपकी यहाँ पे कोई नदी नहीं दी है। ठीक है, जबकि और भी कई सारी नदियाँ हैं, वो हम आपको भेज देंगे। ऑलरेडी आप में से जिन बच्चों ने हमारा हिस्ट्री मैपिंग क्लासेस ज्योग्राफी की टेलीग्राम पर देख रहे होंगे, वहाँ पे हमने कई सारी और रिवर को आपको भेज दिया है। ठीक है, तो आप उनको भी यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। ठीक, फिर बात आती है कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी तंत्र क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, यानी कि पहली कौन है? गोदावरी, दूसरी कौन है? कृष्णा। भारत की पहली कौन है? गंगा। भारत की दूसरी कौन सी है? गोदावरी। क्लियर। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से होकर बहती है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है। इसकी ट्रिब्यूटरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन्हीं की ट्रिब्यूटरी को यूपीएससी क्या यूज करती है? गोदावरी में डाल देती है। तो कृष्णा की आपको कैसे याद रखनी है? अगर कृष्णा की आपको याद रहेगी ना, तो फिर आपको दिक्कत ही नहीं पड़ेगी। कैसे नहीं याद रखना है, तो आप बताओ। भगवान कृष्ण क्या करते थे? घाट घाट घूमते ही तो थे, बांसुरी ही तो बजाते थे, गोपियों को परेशान ही तो करते थे। क्लियर। तो भगवान कृष्ण जब घाट घाट घूमते थे तो घाट प्रभा कृष्ण की सहायक हो गई। भगवान दूध ज़्यादा पीते थे, मक्खन खाते थे, तो दूध प्रभा उनकी हो गई। ठीक है। कोयना हो गई, कोयल की तरह बांसुरी से आवाज़ें निकाला करते थे। भीम के सहयोगी थे तो भीमा हो गई। ठीक है। मूसी और मनेरू इतना याद कर लेना। तुंगभद्रा आपको अच्छे से पता है। मालप्रभा आपको याद रहेगी। आपको क्वेश्चन कहाँ घुमाता है? कोयना पे घुमाता है, क्योंकि कोयना डैम चर्चा में रहता है। भीमा पे आपको घुमाता है और तुंगभद्रा पे। यूपीएससी ने इस बार के प्रीलिम में ना सही 2019 में पूछा था क्या कि हम्पी शहर किस नदी के किनारे है, तो तुंगभद्रा के किनारे ही था। क्लियर। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। नागार्जुन सागर डैम कहाँ पे है? कृष्णा रिवर पे। नागार्जुन अब आपको कैसे याद रखना है डैम? नाग अर्जुन, अर्जुन किसके सहायक थे बताइए? भगवान कृष्ण के। तो ऐसे याद रखो कि अर्जुन की बात हो, भीम की बात हो, घाट की बात हो, दूध की बात हो, कोयना की बात हो, मालप्रभा की बात हो, तुंगभद्रा की बात हो, या मूसी की बात हो, या मनेरू की बात हो, ये सब के सब भगवान कृष्ण से संबद्ध हैं। क्लियर। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। फिर बात आती है हमारी कावेरी नदी की। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, ये भी काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट में रहती है।
कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। इम्पॉर्टेंट ये है, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि कावेरी का जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, ब्रह्मगिरी से है। प्रायद्वीपी भारत की एकमात्र नदी है जिसमें पूर्ववर्ती नदी के कुछ गुण पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि पूर्ववर्ती आपने अभी पढ़ा है ना, पूर्ववर्ती का मतलब जो पहले से विद्यमान पहाड़ों से बह रही हो। ठीक है, जल ग्रहण से तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल की बात आती है यहाँ पे। ठीक है, बाकी आपको इसमें कुछ नहीं याद रखना है। अब यहाँ पे देख लो इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं। ठीक, ट्रिब्यूटरी है इसकी हेमावती, ठीक है, ब्रह्मगिरी तो है, सिमसा है, ठीक, सुवर्णमती है और अमरावती है। क्लियर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसे घुमाने को दे देगा, क्या दे देगा कि कावेरी की ट्रिब्यूटरी हैं कोयना, भीमा, पेनगंगा, वेनगंगा। तो आप कहोगे ना तो कोयना है, ना तो पेन है, ना तो वेन है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, कौन कौन है, सुवर्णमती, अमरावती, हेमावती। क्लियर, बाकी हमने कई सारी ट्रिब्यूटरीज को अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं विथ मैप के साथ में। क्लियर, तो आपको हम बार बार बता देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। और जो बच्चे थोड़े महत्वाकांक्षी है कि नहीं हम टेलीग्राम से नहीं जुड़ेंगे, तो आपकी मर्जी, आप यहाँ से आधी चीज़ें ही फिर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कोरोमंडल तट की नदियाँ, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा उत्तर से दक्षिण लगाने को, तो आपको ये पता होनी चाहिए। हालांकि पूछेगा नहीं, पीसीएस वगैरह में पूछ लेता है, बट आपको पता होना चाहिए कि पलेरू आएगी पहले, फिर मनेरू आएगी, फिर दनेरू आएगी, फिर सुवर्णमुखी आएगी, फिर पल्लार आएगी। क्लियर, पलेरू, मनेरू, दनेरू, स्वर्णमुखी, पल्लार, ऐसे आप याद कर लो। क्लियर, पलेरू, मनेरू, पनेरू, स्वर्ण, अच्छा पनेरू है, मैं दनेरू बोल रहा हूँ, पनेरू, स्वर्णमुखी, पल्लार। क्लियर, आपको इससे ज़्यादा नहीं याद रखना है। वही है वो वाला फिगर जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। खंबात की खाड़ी में कौन सी नदियाँ गिरती हैं, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। मतलब खंबात की खाड़ी का मतलब ये है अरब सागर। ठीक है, ये खाड़ी तो यहाँ छोटी सी है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जितना भी तक मैंने पढ़ाया उस सब का अब ये सार है, तो इसीलिए इसको काफ़ी अच्छे से समझना और काफ़ी अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यूपीएससी आपसे इसी पे क्वेश्चन पूछेगी। ठीक है, तो क्या है, हिमालय व प्रायद्वीपीय नदियों में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस है, हिमालयी नदियां हिम आच्छादित क्षेत्रों से निकलती हैं तथा वर्षा एवं बर्फ के पिघलने से जल प्राप्त करती हैं। मतलब हिमालय जो नदियां हैं उनको जो जल प्राप्त होता है वो बर्फ के पिघलने से और वर्षा दोनों से प्राप्त होता है। क्लियर, जबकि प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं वो वर्षा पर निर्भर करती हैं, यानी कि वहाँ पर हिम नहीं है, अतः ये ग्रीष्म ऋतु में शुष्क रहती हैं। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि हिमालय नदियाँ हिमाच्छादित क्षेत्रों से निकलती हैं जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ शुष्क क्षेत्रों से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, हिमालय नदियाँ वर्षा के साथ साथ हिमाच्छादित क्षेत्रों से जल की प्राप्ति करती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ केवल वर्षा पर निर्भर रहती हैं। अब कई बच्चे केवल वर्ड देखेंगे तो ऑप्शन कट कर देंगे, तो नहीं करना है, क्योंकि केवल सच में सही है कि प्रायद्वीपीय नदियाँ केवल वर्षा पर निर्भर करती हैं। क्लियर, हिमालय की नदियाँ ज़्यादा लंबी हैं जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ कम लंबी हैं, मतलब लंबाई में कम है। क्यों कम है, सिंपल सी बात है, कोई व्यक्ति ज़्यादा दूर तक कब जाएगा, जब उसके पास फ्यूल होगा। फ्यूल जब उसके पास है ही नहीं तो ज़्यादा देर तक थोड़ा ना जा सकता है। भाई नदियों में पानी जितना ज़्यादा होगा उतनी ही दूर तक तो नदियों का प्रवाह होगा, और नदियों में जब पानी ही कम होगा तो उनका प्रवाह ऑलरेडी कम हो जाएगा। क्लियर, फिर बात आती है इसमें चौथा स्टेटमेंट क्या है, हिमालय की जो नदियां हैं अधिक जल ग्रहण क्षेत्र रखती हैं जबकि प्रायद्वीपीय नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र छोटे होते हैं। सिंपल सी बात है कि हिमालय को बर्फ़ से भी पानी मिलता है और वर्षा से भी पानी मिलता है, बट प्रायद्वीपीय नदियों को केवल वर्षा से मिलता है, तो ऑलरेडी कम ही पानी होगा। ठीक है, हिमालय नदियाँ गहरे गार्ज बनाती हैं, वहीं प्रायद्वीपीय नदियाँ उथली घाटियों में बहती हैं। क्यों गार्ज बनाती हैं, क्योंकि वहाँ पे आपने अभी पढ़ा था ना कि वलित पर्वत के वहाँ पे बन चुके हैं, तो जो नदियाँ वहाँ पर थी तो वो गार्ड यानी कि पहाड़ों को कभी ऊपर से क्रॉस करते हुए निकलती हैं, तो बड़े बड़े झरने और बड़े बड़े गार्ज बना देती हैं। जबकि प्रायद्वीपीय नदियों की स्पीड काफ़ी स्लो होती है क्योंकि इसमें पानी काफ़ी कम होता है, तो तीव्रता कम होती है, इसलिए ये उथली घाटियों में ही बहती हैं। और घाटियाँ ही तो हैं, पहाड़ थोड़ा ना हिमालय की तरह प्रायद्वीप में। ठीक है, तभी तो आप पठार पढ़ते हो, पहाड़ नहीं पढ़ते हो। पठार क्या होता है, ऊपर से ऐसे इक्वल होता है, और पहाड़ क्या होता है, चोटियाँ होती हैं। ठीक, चलिए इतनी बातें आप समझ गए। फिर बात आती है हिमालय की नदियाँ विसर्प बनाती हैं, मतलब ऐसे नाचती हुई जाती हैं। क्लियर,
एवं अपना मार्ग बदल लेती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ अपेक्षाकृत सीधा मार्ग अपनाती हैं, वैसे सीधे चलती हैं। जैसे आप ये इस डायग्राम को देखो, आप ये देख रहे होगे कि यहाँ पे ये जो नदियाँ हैं, ये क्या आ गया, नागा डैम, सागर डैम, यहाँ पे देखो ये नदियाँ, ये देखो बिल्कुल सीधे जा रही है, ठीक। और यहाँ पे आप गंगा को देखो कितना घूमते ऐसे ऐसे डिज़ाइनिंग बनाते हुए जा रही, ठीक है। ये देख रहे हो कितनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग है यहाँ पे, आप ऐसे देखो, ऊपर से तो नहीं दिख रहा था, देख रहे हो बार बार कैसे डिज़ाइन बना रही, मूव कर रही है अपने आप को। और यहाँ पे आप देख लो इनको, ये ज़्यादा डिज़ाइन बनाएंगे नहीं, बिल्कुल सीधा चल रही हैं, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे जो नदियाँ होती हैं वो अधिकांशतः सीधा मार्ग अपनाती हैं। हिमालय नदियाँ अभी भी अपने विकास की युवावस्था में हैं, मतलब वो अभी भी जवानी को शो करती हैं, क्लियर। और जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ अपने बुढ़ापे को प्राप्त हो चुकी हैं, ठीक। हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ अनुवर्ती हैं। केवल एकमात्र पूर्ववर्ती नदी है प्रायद्वीप की, अभी आपने पढ़ा है ना, ये देखो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा आप स्टेटमेंट याद रखा करो। ये देखो कावेरी नदी आपने पढ़ी थी अभी, ठीक। तो ये एक नदी है कावेरी, हालांकि वो तो वही होता है ना कि अपवाद हो जाती है। तो हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती हैं। अब आपको स्टेटमेंट अगर ऐसा दे दिया कि हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती हैं जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ अनुवर्ती हैं, तो आप जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हो ना कि अच्छा पूर्ववर्ती का मतलब ये होता है कि पहले से वो वहाँ बह रही थी, बाद में वहाँ पे वलित पर्वतों का निर्माण हो गया, तो इसलिए वो नदियों ने उन पर्वतों को काटते हुए बहना अपना जारी रखा, क्लियर। तो वो हो गई पूर्ववर्ती नदियाँ, समझ गए। फिर बात आती है हिमालय की नदियाँ जहाजरानी एवं सिंचाई के लिए अनुकूल हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ अनुकूल नहीं हैं। इसलिए आप देखेंगे जो जलमार्ग हैं हमारे, चाहे जलमार्ग 1 हो चाहे 2 हो, वो अधिकांशतः हमारे कहाँ पे हैं, हिमालय नदियों में, क्लियर। गंगा में आप पढ़ते हो। हिमालय की नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ अपेक्षाकृत छोटे डेल्टा बनाती है। आप ऐसे देख सकते हो ये वाला डायग्राम कि ये है हमारा गोदावरी का डेल्टा, ठीक है, कितना छोटा डेल्टा है आप देख सकते हो, ठीक है। ये हमारा कृष्णा का डेल्टा है, कितना छोटा है। और आप यहीं पे गंगा का देख रहे हो कितना बड़ा डेल्टा है, ठीक है। तो ये अंतर होता है दोनों में। ये को रेड कलर का जो शो करता है ना, ये डेल्टा ही होता है, ठीक। तो आप ऐसे देख सकते हो ये डेल्टा है हमारा, दिख रहा है। चलिए इतनी सारी चीज़ें आपको पता है। फिर बात आती है कि जिसमें नर्मदा व तापी डेल्टा ना बनाकर नदमुख बनाती, मतलब एस्चुरी बनाती हैं, तो हमें इसको नहीं याद रखना है। हिमालय की नदियों में बाढ़ की बारंबारता अधिक है। क्यों बाढ़ होगी? क्योंकि जब बार बार पानी ज़्यादा होगा तो बाढ़ ज़्यादा आएगी, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों में बाढ़ की बारंबारता कम है। इसलिए आप देखोगे कि दक्षिण भारत में काफ़ी कम बाढ़ आती है। बाढ़ तब आती है जब वहाँ पे बारिश होती है, ठीक है, वैसे बाढ़ नहीं आएगी। और आप नॉर्थ इंडिया में देखोगे, जैसे अभी उत्तराखंड में आपने देखा था एक डैम टूट गया। क्यों टूटा? क्योंकि पानी का फ्लो ज़्यादा हो गया। ब्रह्मपुत्र के कारण अभी असम में डैम टूटा था, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो। हिमालय की नदियों में वर्ष में जल स्तर 2 बार बढ़ता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों में वर्ष में 1 बार। 2 बार क्यों बढ़ता होगा? एक तो गर्मी में जब बर्फ़ पिघलती है, और दूसरा जब वहाँ पे मानसून के कारण बारिश होती है, क्लियर। तो आप ऐसे समझ सकते हो। अब इतना हमने पढ़ लिया। आप में से कुछ बच्चों ने पढ़ा था पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट हमारे प्रीवियस पार्ट में, लगभग 180 से लेकर 201 तक में। तो वहाँ पे हमने पश्चिमी और पूर्वी घाट पढ़ा तो दिया था, बट काफ़ी अच्छे से डिफरेंस नहीं किया था। तो जो डिफरेंस का पोर्शन है, जैसे हमने अभी पढ़ा ना हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ, तो वैसे ही एक डिफरेंस पश्चिमी और पूर्वी घाट में भी आ सकता है। तो आप इस टॉपिक को भी कवर कर लीजिए, और आप ये मान के चलिए क्वेश्चन इनसे आने ही आने हैं, ठीक है। पहला क्या है डिफरेंस? पश्चिमी घाट का मैदान सकरा व अधिक नम है, जबकि तीव्रगामी एवं छोटी नदियाँ अधिक तीव्रगामी व छोटी नदियाँ बहती हैं। जैसे आपने अभी पढ़ा ना, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी व डेल्टा बनाने में असमर्थ है, मतलब उतनी ज़्यादा डेल्टा यहाँ पे नहीं बनाती हैं। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। कंफ्यूज का मतलब क्या है? देखो, कंफ्यूज का मतलब ये है कि आप ये सोच लिए यहाँ पे दोनों चीज़ें, ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं। यहाँ कहने का मतलब है कि पश्चिमी घाट से नदियाँ निकलती हैं तो उनका ढाल काफ़ी तीव्र होता है, ठीक। लेकिन पश्चिमी घाट की ओर जो नदियाँ बहती हैं, जैसे नर्मदा, तापी वगैरह, वो काफ़ी स्लो होती हैं और काफ़ी छोटा डेल्टा बनाती हैं, तो नहीं ही बनाती हैं, क्लियर। आप ऐसे समझ सकते हो, समझ गए। चलिए अब देखते हैं अगला हम कि पूर्वी जो तट है वो अधिक चौड़ा है, अपेक्षाकृत अधिक शुष्क है। बड़ी बड़ी नदियाँ गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी और डेल्टा, यहाँ कृष्णा, गोदावरी,
डेल्टा यहाँ पे बनाती हैं। अभी हमने आपको दिखाया यहाँ पे कि ये डेल्टा बना रही हैं, ठीक। अब क्या है कि ये जो तट है ना, ये पूर्वी तट है, ये काफ़ी चौड़ा है, इसीलिए आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी सारे आप दलदली एरिया मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कई प्रकार के वनस्पतियाँ मिलेंगी, ठीक। यहाँ पे क्या है, ये चौड़ा नहीं है, पश्चिमी तट बिल्कुल सकरा सा है, ठीक। तो आप ये देख सकते हो। फिर यहाँ पे बात आती है पश्चिमी तट अधिक कटा फटा है, जिसके कारण यहाँ पर अधिक बंदरगाह पाए जाते हैं। देखो पश्चिमी घाट कैसा बना है, आप ऐसे समझो, पश्चिमी घाट आपका ऐसा बना है, ये हमने बनाया, ठीक है, ये पश्चिमी घाट, ये ऐसा हल्का सा कटा फटा है, ठीक। और ये जो हमारा है पूर्वी घाट, यहाँ पे ये देखो, एक मिनट पूरा मैप बनाते हैं क्योंकि फिर आधा हो जाएगा, इसको साफ करते हैं। पश्चिमी घाट आपका कैसे, ऐसे, जैसे मान लो ये आपका है, ठीक है, ये हमारा ऐसे बना, ठीक, ये हमारा पूर्वी घाट, क्लियर। अब ये जो पूर्वी घाट है ना, ये काफ़ी विस्तृत है, ये इतना, और ये जो पश्चिमी घाट है ये हल्का हल्का ऐसा कटा फटा है, ठीक। तो जब जितना कटा फटा होगा वहाँ पे हमारे बंदरगाह अच्छे से बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि बंदरगाह में जहाज़ को डॉक करने में आसानी होती है, क्लियर। तो वो अंदर आसानी से आ सकते हैं, ज्वार भाटा की स्थिति काफ़ी अनुकूल हो जाती है। लेकिन यहाँ पे पोर्ट्स इतने अच्छे नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये दलदली एरिया हो जाता है, ठीक। अब इतना ये दलदली एरिया हो गया है तो यहाँ पे पोर्ट आपको कैसे काम करेगा, या तो इस दलदल को पाटें आप पूरी तरीके से, वो पाटने में काफ़ी मेहनत लगेगी। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि पश्चिमी घाट में पोर्ट्स ज़्यादा हैं अपेक्षाकृत पूर्वी घाट के। कई बार आपसे इंटरव्यू में सामान्य सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या कारण है कि भारत के पूर्वी तट पर बंदरगाहों की संख्या कम है जबकि पश्चिमी तट पर अच्छी है, ठीक है। तो आप ऐसे बता सकते हैं पूर्वी घाट कम कटा फटा है इसलिए बंदरगाह यहाँ पे कम है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये 4 डिफरेंस यहाँ पे याद करने थे, ठीक है। बाकी हमने कई सारे डिफरेंस आपको अपने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा ही दिए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, समझ गए। तो इस तरीके से आपने अपवाह तंत्र को कंप्लीट कर लिया। अब देखिए इससे ज़्यादा अपवाह तंत्र आपको नहीं पढ़ना है। हो सकता है कि आपके दोस्त, आपके सखा, आपकी सहेलियाँ, आपकी बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ रही हों, लेकिन आप एक चीज़ बस सोच लिया करो कि ठीक है काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ रही होगी, क्या सक्सेस हो पाते हो? नहीं हो पाते हो ना। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पढ़ जाते हो। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, क्लियर। तो वही है कि हम आपको कम पढ़ा रहे, अच्छा पढ़ा रहे। इससे अगर बाहर कुछ आ जाए क्वेश्चन तो आप हमसे मिलिएगा ना, आपको हम 27 जून को मिलेंगे, आप चिंतित मत होइएगा, ठीक है। आप खुद ही कहेंगे 6 बजे आकर कि सर आपने जो पढ़ाया वही आया, उससे बाहर कुछ भी नहीं आया। क्योंकि हम काफ़ी सोच विचार कर आपको पढ़ाते हैं। चाहें तो हम भी आपको सारा कूड़ा का कूड़ा पूरा नोट्स बटोर कर दे दें, बट नहीं देना चाहते, ठीक है। तो उम्मीद है आप पूरी क्लास समझ गए होंगे। साथ ही आज आप ये भी समझ गए होंगे कि अपवाह तंत्र को हमें कैसे पढ़ना होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में कुछ नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारे 241 से लेकर 260 तक के होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपने परिवारजनों की केयर करिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करिए।